हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे नए टॉपिक ईपीएफओ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में सोशल सिक्योरिटी के बारे में देखा था, उसकी डेफिनेशन समझी थी। बाय विलियम बेवरिज ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने 5 कंटिजेंसीज दिया था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते चलें या अपना जो भी आपका वे हो पढ़ने का उस हिसाब से मेंटेन करते रहें एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। तो हम हमारे उसमें कंटिजेंसी देखा था, उसके बाद उनके रिकमेंडेशंस देखे थे। उन्होंने 5 रिकमेंडेशंस दिए थे। देन आईएलओ के हमने 9 स्टैंडर्ड्स देखे थे। देन अगेन हम ऑब्जेक्टिव्स स्कोप देखा था। तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर आर 2 सेक्टर्स इन इंडिया, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कोई रिकॉग्निशन नहीं, इन द सेंस कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी गवर्नमेंट, स्टेट और एनी कंपनी। लाइक कि जो हमारे यहाँ पे वेंडर्स जो सब्जियां बेच रहे हैं या जो घरों में काम हाउस होल्ड मेड होती हैं, ये सारी हमारे अलग हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड ऑफ कोर्स 90% ऑफ द वर्कफोर्स आर कम फ्रॉम योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारा 90% वर्कफोर्स हमारा इनको बिलोंग करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो ये ईपीएफओ स्कीम है, ये दिस इज़ फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके जो स्कीम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाए गए हैं। बट एट प्रेजेंट लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का आया हुआ है, उसमें ये सारे एक्ट को सबमर्ज्ड किया गया है। बट पहले हम इंडिपेंडेंटली इन एक्ट को समझ लेते हैं, फर्दर हम लेबर कोड्स पे जाएंगे सो दैट आप ये समझ पाएंगे पॉइंट कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। तो हम बेसिक पहले इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो हम अपना ईपीएफ स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कैलकुलेशंस भी देखेंगे। सो हमारा पहला है ईपीएफ। इसके अंदर 3 स्कीम्स आती हैं, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सो हम ईपीएफओ के बारे में इन शॉर्ट, वेरी 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 शॉर्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये गाइज मैंने ईपीएफओ की वेबसाइट से ही डेटा लिया हुआ है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास सबसे इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट और वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इनके पास क्लाइंट सबसे ज़्यादा है, इनके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं। ये एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2016 एंड 17 दे आर मेंटेनिंग 19.3 करोड़ अकाउंट्स, ठीक है, पर्टेनिंग टू इट्स मेंबर। सो अभी आई एम श्योर इनकी अगर लेटेस्ट जो भी एनुअल रिपोर्ट्स आएंगी उसमें कहीं ना कहीं डेटा बढ़ा हुआ मिलेगा। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस ऑन 15th of November 1951। 1951 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस के थ्रू इसका ये नाम दिया गया था। देन आफ्टर इट वॉज रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो सॉरी, दैट वॉज 15th of November 1951। नाउ एट द टाइम 1952 द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो क्या हुआ था कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था अगेन 15th of November 1952 में। सो ये जो बिल था, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो बिल प्रोवाइड करता था, मतलब इसके अंडर जो जो आनी थी, वो जितने भी स्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज आनी थी, उसमें उन्होंने लिखा था, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बेसिकली 20 और मोर पीपल जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उस वो जितनी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज होंगी या एस्टैब्लिशमेंट होंगे, दे आर कवर्ड अंडर ईपीएफओ। सो हमारा नेक्स्ट है द एक्ट इज़ नाउ रिफर्ड एज ए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो अब इस एक्ट को हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कहेंगे एंड मेक श्योर कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये कई एक्ट ऐसे आते हैं या हम पढ़ेंगे जो पुराने एक्ट हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर, आप पढ़ते भी होगे कि जम्मू कश्मीर में छोड़ के बाकी पूरे भारत में है। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग उसको स्टेटस मिला हुआ था, बट अब नाउ वो भी एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। आई एम श्योर आप लोग सब जानते ही होंगे इसके बारे में। सो आगे हम देखते हैं द एक्ट एंड स्कीम्स फ्रेम देयर अंडर एंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ट्राई पार्टी बॉडी नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। जो एक्ट और स्कीम्स हैं जो
फ्रेम्ड किए गए हैं, या जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जिसकी देखरेख में देखा जाता है, एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसके थ्रू। अब इनके जो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन कौन है, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय है, और एक सेल्फ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में स्टेट एंड सेंट्रल दोनों हैं। तो हमने इस स्लाइड पे क्या देखा कि इस स्लाइड की लाइट हिस्ट्री देखी कि 1951 में ये एक ऑर्डिनेंस था, देन अगेन ये एक्ट बना 1952 में, इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया। तो इसके बाद इसको जो है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के नाम से देखा गया। होल इंडिया में है इनके 3 स्टेप्स, इनके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज, एंड गवर्नमेंट इंक्लूड स्टेट एंड सेंट्रल बोथ। नाउ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में देखते हैं। तो इट एडमिनिस्ट्रेटर्स द कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वर्कफोर्स इंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। तो वही अगेन मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही ये एक्ट है, ये लागू नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो बोर्ड इज असिस्टेड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बोर्ड है ये जो पूरा संभाल रहे वो ईपीएफ हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया। तो इसके आज 135 लोकेशंस पूरे कंट्री में इनके ऑफिसेज हैं। Organization has a well-equipped training center where officers and employee of the organization as well as representatives of employer attend session for training and seminars। देखिए क्या हो रहा है कि इनके जो अलग अलग लोकेशंस पे अच्छे वेल सेटल्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव या लीडर सिलेक्ट होते हैं वो यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में ये रिप्रेजेंटेटर हैं तो इन्हें बनता है इनका आना। सो हम आगे देखें। ईपीएफओ इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आप समझिए कि ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में है। देखिए जितने भी आपके लेबर लॉज आएंगे ये इसी मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। तो आगे हम देखते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। द बोर्ड ऑपरेट्स 3 स्कीम्स, ये हमने शुरू में ही देखा। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, पेंशन ईपीएस दैट इज पेंशन स्कीम 1955, और इंश्योरेंस स्कीम 1976, ये इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले हम आज स्कीम ईपीएफ स्कीम 1952 डिस्कस करेंगे गाइज। ये थोड़ा बड़ा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल जाए। लास्ट ईयर इन्होंने कवर नहीं किया, बट देयर इज़ हाई चांसेस दिस टाइम। तो देर आर वेरी हाई चांसेस दिस टाइम। सो लेट्स सी। ईपीएफ स्कीम 1952 एक्यूमुलेशन, देखिए ये भी उनकी वेबसाइट पे एक शॉर्ट उन्होंने ओवरव्यू लिखा है कि क्या होता है ईपीएफ में। आपको जब लास्ट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे एक्यूमुलेशन मतलब जो भी फंड जमा हुआ रहता है वो प्लस जो जमा हुआ फंड पे इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में भी जो पैसा रखते हैं उस पर इंटरेस्ट रहते हैं ना, इन द सेम वे यहाँ भी वही है, मिलता है। अगेन पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड फॉर एजुकेशन, मैरिज, इलनेस एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। देखिए आप पैसा जमा करते हैं, हम हमारी कंटीजेंसीज के लिए ही जमा करते हैं, ये हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो ये पैसा भाई आप निकाल सकते हैं अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, या सिकनेस के लिए, आपको घर बनाना है। इसके पीछे अपने नियम हैं, हम आगे देखते हैं। हाउसिंग स्कीम को गवर्नमेंट प्रमोट भी करिए बाय 2020 तक। आपको पता भी होगा जो है हाउसिंग पे काफ़ी स्कीम्स आई हुई हैं। कुछ 1.5 लाख रुपए तक का आपको ये रिटर्न बैक मिलता है अगर आप यहाँ लोन लेते हैं हाउस के लिए। ये स्कीम है, मैं करेंटली अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे विद इन वीडियो याद आएगा मैं आपको आगे बता दूंगी। एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबिलिटी का मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इट कवर्स एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर कवर्ड। एग्जाम्पशन इफ दे एम्प्लॉय लेस देन 20 ईच। देखिए इसमें ये लिखा है एप्लीकेबिलिटी का, ये है एप्लीकेबिलिटी का हमारा ये पॉइंट है कि ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 और मोर पीपल हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो ये ईपीएफओ के अंडर, इस स्कीम के अंदर कवर्ड होते हैं। बट देयर आर सम सर्टेन एग्जेम्पशंस वेयर 20 और लेस, अगर 20 या 20 से भी कम एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे भी ईपीएफओ स्कीम्स लागू की जा सकती है। हम देखेंगे आगे वो कैसे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो इस स्कीम का जो बेसिक हमारा पर्पस है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जो पर्पस है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका इंटरेस्ट जो दोनों का, देखिए एक एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया, ठीक है, एक गाइज मैं क्या ये हैंड लिख रही हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, तो ये एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया, ठीक है, देन प्लस एक एम्प्लॉय ने पैसा जमा किया, ठीक है, तो इन दोनों का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। वो इक्वल कंट्रीब्यूशन जो भी रहेगा, वो जो भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेंगे वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स स्कीम, देन एम्प्लॉय गेट अ लमसम अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्फ, मतलब जो उसने अमाउंट खुद जमा किया, जो एम्प्लॉयर ने जमा किया, और जो उनके इंटरेस्ट के साथ जो उसमें उसका इंटरेस्ट आया। देखिए यहाँ पर पॉइंट जो जाएगा वो ये जाएगा कि जो भी जमा किया पैसा है, sorry for this, so employee gets a lump sum amount including self and employees contribution with interest or more। तो देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पैसा होगा वो, और जो उसके साथ एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया होगा, और उन दोनों के पैसे से जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, याद रखिए कि इंटरेस्ट हमेशा मंथली बेसिस पर आता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एनी नीड वो दिया जाएगा। बट हम यहाँ रिटायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के एम्प्लॉय हैं, अरे एम्प्लॉय का रिकग्निशन है, नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय एंड एलिजिबल एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये स्कीम जो कि हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बैक हो जा रहा है बार बार, एक सेकेंड। तो ये जो नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय हैं, ये नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय हुज पे इज मोर देन ₹15,000 अ मंथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इट इज़ नॉट एलिजिबल। यहाँ ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय जिनकी 15,000 अ मंथ सैलरी है वो नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय है, मतलब दे आर नॉट मतलब उन पर हम कंपल्शन नहीं डाल सकते कि आप EPFO के मेंबर बनिए, नाइदर एम्प्लॉयर नाइदर नॉर एम्प्लॉय। लेकिन एलिजिबल मेंबर वो मेंबर है जहाँ पे जो अपनी सैलरी 15,000 पर मंथ से नीचे ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, उनके लिए दिस इज़ मैंडेटरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ EPF। ठीक है, तो दो केस हो गए, एक जहाँ जो 15,000 कमा रहा है और दूसरा जहाँ 15,000 या उससे ज़्यादा, या जहाँ 15,000 से कम पैसा कमा रहे हैं। तो जो 15,000 से कम कमा रहे हैं वो तो मैंडेटरी मेंबर हो गए, लेकिन जो 15,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, ये जो 15,000 से जो कम कमा रहे हैं, जो लेस है, वो तो मैंडेटरी मेंबर हो गए। बट जो 15,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय कहलाएंगे। ये आपका नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय कहलाएंगे और ये एलिजिबल कहलाएंगे। तो एन एम्प्लॉयर हुज सैलरी एवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कैन बिकम ए मेंबर विद परमिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इफ़ ही एंड हिज एम्प्लॉय अग्रीड। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रीड आना था। सो यहाँ ये मतलब है कि ऐसा जहाँ पे जिनकी सैलरी की लिमिट 15,000 या उससे ज़्यादा प्लस है वो लोग इस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं एज ए असिस्टेंट। लेकिन कब? जब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड मतलब APFC के आप बन के परमिशन मिल जाती है, प्लस आप खुद चाहते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी चाहता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दें कि APFC का अगर आप EO क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट टू प्रमोशंस में आप इस पोस्ट पे भी आते हैं। सो टेक इट एज योर मोटिवेशन कि आप भी से कोई परमिशन कभी लेने आ रहा होगा। सो फील गुड अबाउट दैट इफ़ यू गेट सिलेक्टेड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? देखिए एम्प्लॉयर मिनिमम जो स्टैट्यूटरी एक परसेंटेज बनाया गया दैट इज़ 12%। ठीक है, 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस DNS अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये 3 अलाउंस मिला के इसका 12% आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। मान लीजिए कि बेसिक और DNS और अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनती है अराउंड, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आप इसके अंडर है तो हम 10,000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए 10,000। आपका इसका 12% जो भी लगेगा, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन 12% इसका कितना हो जाएगा? 12% इसका 1,200 हो जाएगा।
तो ये 1200 आप प्लस आपका एम्प्लॉयर जमा करेंगे, तो ये इंटू 2 कर दो, क्योंकि हम दोनों जमा करेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो ये इट बिकम 2400 रुपीज़ पर मंथ आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, और आप इसे तब निकालेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एनी इमरजेंसीज। सो ये आप समझ गए, ये पॉइंट इसके लिए है। और इस अमाउंट में 10,000 में आपका क्या क्या अमाउंट है, बेसिक वेजेस, डीएलएंस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। गाइज इसको आप थोड़ा रोक के एक बार आप और समझ लेना, मैं आगे भी कैलकुलेशन समझा दूंगी। देन इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेबल बाय बोथ, ये मैं अपन ने पहले देख लिया कि इक्वल अमाउंट भाई ही जमा किया जा रहा है इन केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अब हमने कहा था ना कि कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे 20 नहीं भी होगा, पीछे देखा अपन ने, तो उनका भी हम इनको कंसीडर करेंगे एम्प्लॉय इसमें। तो जहाँ पे 20 या 20 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन जब ईपीएफओ नोटिफाई करती है एज पर देयर नोटिफिकेशन, तो 20 या 20 कम से भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसमें कम मतलब ऐड हो जाते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी हो जाता है। द कंट्रीब्यूशन रेट फॉर बोथ, और यहाँ पे जो इनका रेट होगा दैट इज़ 10%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे जिस इस्टेब्लिशमेंट, देखिए 2 पॉइंट है, जहाँ पे क्रॉस चेक करते जाइएगा अपने पॉइंट्स को, तो आपको याद ही हो जाएगा तुरंत का तुरंत ही। यहाँ पे आपके 2 क्राइटेरिया थे कि भाई 15,000 या उससे ऊपर कमाने वाली और ऑर्गेनाइजेशन 15,000 या उससे कम कमाने, तो 15,000 से ऊपर वाले नॉन एलिजिबल मेंबर है। बट एज पर द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परमिशन से आप मेंबर बन सकते हैं। एंड अदर केसेस जहाँ पे 15,000 से आप कम कमाते हैं वो मैंडेटरी है। अब उसमें भी 2 केस आते हैं कि वो भैया एस्टैब्लिशमेंट 20+ मोर होना चाहिए, तो चलो ये तो है ही, लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं वेयर एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ ईपीएफओ जैसा भी नोटिफाई करती है अपने सर्कुलर में, वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या 20 से कम है वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा है वहाँ के लिए जो कंट्रीब्यूशन, जो स्टैट्यूटरी एक फिक्स्ड रेट बनाया है दैट इज़ 12%, पर जहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉय है वहाँ पर 10% लगेगा। दैट मीन्स हमने 10,000 का लिया था, तब हमने 12% पे कैलकुलेट किया था। हियर विल कैलकुलेट ऑन 10% ओनली, दैट इज़ 1,000। तो वहाँ पे 2400 एम्प्लॉय का मिला के जमा हो रहा था, यहाँ पे 1,000 + 1,000 दैट इज़ 2,000, एंड ये हर मंथ जमा होगा। सो गाइस ये हमारा इसका पार्ट था। आगे हम चलते हैं हायर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। तो देखिए ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें ये लिखा है कि हम एज ए एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉय ही और हर वांट्स टू इन्वेस्ट मोर और गिव्स मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस स्कीम, तो दे कैन, वो ये कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय अगर चाहता है या चाहती है कि वो अपना वो 12% ही नहीं, वो अपने सैलरी के 13%, 15%, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, हम जमा करना चाहते हैं, तो वो पैसा वो जमा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12% के ऊपर वो जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, दैट इज़ VPF। ठीक है, और इसका अकाउंट सेपरेटली मेंटेन्ड होता है। अच्छा, इसके फ़ायदे देखिए, BPF जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लीजिए इधर, कि ये अर्न टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, मतलब जो भी ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। वैसे तो टैक्स लगता है, बट क्योंकि हम एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं, इंकरेज कर रही है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा कीजिए, तो इसको टैक्स फ्री किया। टैक्स फ्री जहाँ भी आ रहा है वहाँ इट मीन्स कि गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है उस स्कीम को, उस इन्वेस्टमेंट को। फिर विड्रॉल फ्रॉम EPF, आप EPF से निकालने के क्या क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं। गाइज इसको देखिए, हो सकता है कि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए, या मे बी आपसे वो कैलकुलेशन पूछ ले। हमें हर तरीके के पैटर्न के लिए तैयार रहना है, बिकॉज UPSC इज़ ऑलवेज अनसर्टन। अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट, फॉर क्लेमिंग फाइनल EPF सेटल, वन हैज़ टू रिटायर फ्रॉम सर्विस आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर ऑफ एज। देखिए, अगर आपको EPF अपना फाइनल सेटलमेंट में चाहिए, तो कम से कम आपकी सर्विस, आप रिटायर हो रहे हो 55 ईयर्स के बाद। ठीक है, टोटल EPF बैलेंस इंक्लूड वही, इसमें क्या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर ने जितना किया प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट बना, हमने देख ही लिया कि इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं एम्प्लॉय प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो बात हो रही है कि जब आप 55 ईयर की एज अटेन कर लेते हैं, इसके बाद आप
एलिजिबल हो जाते हैं अपना पैसा ईपीएफ से निकालने के लिए, और जो आप पैसा निकालोगे वो आपका एम्प्लॉयर का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा, और जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो निकलता है। अब देखिए यहाँ एक रूल तो ये है जब पूरा पैसा निकलता है, दूसरा रूल है कि पार्शली भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्शली विड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दोज नियरिंग रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है। एनी वन ओवर 54 कैन विड्रॉ अप टू 90%। भाई 55 का है, बस एक साल पहले 54 साल के अगर आप हैं या ड्यूटी हो गई है आपकी एज अटेंड कर लिया आपने, तो आप 90% एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगेन आपका एम्प्लॉय का फंड प्लस जो उस पर इंटरेस्ट आए वो आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी स्पेशल केस आप क्यों निकालना चाहते हैं, तो लेकिन 90% आप निकाल सकते हैं विद इफेक्ट ऑफ। अब ये एक नया रूल था कि 6 दिसंबर 2018 में, मतलब ये बहुत रीसेंट है, तो वी कैन एक्सपेक्ट पर्टिकुलर थिंग, या कुछ वो ऐसा कुछ कंडीशनल क्वेश्चन वो बना सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ठीक है, कीप आई ऑन दिस पॉइंट। With the effect from 6th of December 2018, the employee can withdraw 75% of the EPF after remaining unemployed for। देखिए इसमें लिखा है कि एक एम्प्लॉय है, अगर कोई व्यक्ति 6 दिसंबर से ये लिखा है पार्शली आप थोड़ा विड्रॉ, एक हमने देख लिया कि 90% आप विड्रॉ, पहला केस देख लिया कि आप 90% से जब विड्रॉ करते हैं, कब, जब आप एटलीस्ट नियर होते हैं रिटायरमेंट के 54% आपकी आपने 54% आपकी आपने एक एज अटेंड कर ली है अगेन, एंड इसके अलावा आपने यहाँ पे 54 की एज अटेंड कर ली है। देन यहाँ पे एक और रूल है, यहाँ पे वो रूल ये है कि आपका अगला आप 75% अपना ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। कब, जब आप 6 दिसंबर 2008, जब आप एक महीने से अनएम्प्लॉयड है, मतलब अगर आप 30 डेज़ के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप 75% अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। बट अगर आप ये 30 डेज़ लगातार 2 महीने तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तब आप जो है, जो आपका बैलेंस अमाउंट है 25% का, वो भी आप स्टेट 60 डेज से अगर अनएम्प्लॉयड है तो डेफिनेटली आप 25% रिमेनिंग अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या रूल था, इससे पहले ये रूल था कि एन एम्प्लॉय कैन मेक सच विड्रॉल ओनली, जब मतलब वो 75 तो क्या 1% भी पैसा निकालने के लिए लगातार 2 महीने बिना खाए पिए, मतलब बिना जॉब के रहता। फिर आता है जो आपको मनी विड्रॉ करने के लिए आपको एक यूएएन बेस्ड फॉर्म 19 चाहिए, ये यूनिक अकाउंट नंबर कहलाता है। तो ये एक फॉर्म चाहिए, याद रखिए, आपको फॉर्म सारे याद रखना, 1931 कई आएंगे फॉर्म्स। तो यूएएन बेस्ड 19 फॉर्म 19 को है, जिसमें आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। कब, जब आप पार्शली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में यूएएन फॉर्म 19 अगेन मैं बोल रही हूँ गाइज, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आफ्टर दिस वीडियो आपको ईपीएफ अकाउंट स्कीम ऐसे ही समझ आ गई होगी। एक बार आप और वीडियो देखोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ, कैलकुलेशन के साथ ही 100% बैठ जाएगा, आपको एग्ज़ाम तक ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आप ध्यान से फोकस करते चलिए, मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ पॉइंट। तो सो नेक्स्ट इज दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू ऑल दो सब्सक्राइबर हुज, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मैंने यूनिक बोल दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इज एक्टिवेटेड एंड विद द KYC डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर। तो आप जो है ये यूएन आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ आपको अपनी KYC डिटेल जो भी होगी, जो कि लिंक कहीं ना कहीं होगी बैंक अकाउंट आधार नंबर से, ये आपका होना चाहिए। और आप ये ऑनलाइन आप ये सेवा पा सकते हैं, जिसके लिए आपको मेंबर सेवा पोर्टल है इनकी, उसमें जाना होगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। तो इस वाले स्लाइड में हमने देख लिया विड्रॉल्स, 2 तरीके का विड्रॉल है। एक फुली विड्रॉल है जब आप एक रिटायरमेंट एज 55 अटेंड कर लेते हैं। सेकंड आपका विड्रॉल है जब आप नियर टू योर रिटायरमेंट या अटेनिंग एज दैट इज 55 है, तो आप 54 अटेंड करते हैं तो 90%। केस 1, केस 2, केस 3। पार्शली विड्रॉल में अगर आप 30 डेज से, इफ एनी एम्प्लॉय और वर्कर इज अनएम्प्लॉयड for 30 days continuously for 30 days, he can withdraw amount up to 75%। बट अगर वो स्ट्रेट 60 डेज से अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज 2 month,
तो वो पूरा अपना रिमेनिंग 25% अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है प्रायर टू दिस। प्रायर मीन बिफोर 6 December 2018 ये रूल नहीं था। पहले आपको लगातार वर्कर और एम्प्लॉय अगर अनएम्प्लॉयड है 60 days इन रो कंटिन्यूअस, तभी वो अपना पैसा निकाल सकता था। आपको पैसा निकालने के लिए यूएन बेस्ड फॉर्म 19 को फिलअप करना पड़ेगा। एंड यूएएन मीन्स यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसके बारे में देखेंगे। इसमें आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, प्लस ये आपका एक्टिवेटेड हो केवाईसी डिटेल जो कि बैंक या आधार लिंक से। आप वैसे भी आप देखना, आपकी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे, आपकी नो योर कस्टमर करके जो पूरा एक फॉर्म डिटेल रहती है वो आपसे पूछते ही लेते हैं, और आप इसे मेंबर सेवा पोर्टल में जमा कर सकते हैं। ये पूरी स्लाइड है गाइज, मुझे लगता है आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, ये आप याद कर लेना सेकंड वीडियो में। यूएएन जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो ईपीएफओ प्रोवाइड करता है, वेरी ऑब्वियस। यूएन एक्ट एज एन अम्ब्रेला फॉर मल्टीपल मेंबर्स आईडीज अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल बाय डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट। देखिए ये एक अम्ब्रेला है जिसमें ये हो रहा है कि आप क्या होता है कि भाई स्पेशली इन प्राइवेट जॉब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, तो क्या बार बार आप अपना ईपीएफ अकाउंट तो चेंज करोगे नहीं। तो फॉर दैट थिंग, मतलब आपको ईजीनेस के लिए ईपीएफओ ने किया कि एक यूएन नंबर पकड़ा दे। आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाइए, आपका यूएन सेम रहेगा, ठीक है। बस एम्प्लॉयर आपके बदलते जाएंगे या कंपनी बदलती जाएगी, लेकिन आपका यूएन नंबर ऑलवेज भी सेम टिल योर रिटायरमेंट। तो ये इसमें लिखा है कि न्यू फॉर्म, अगर आपको न्यू फॉर्म, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको तब चाहिए रहता है जब आप ये अपना ये चेंज करते हैं। जैसे आप एक इस्टेब्लिशमेंट इन या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तब आपको क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर्म 11 की, जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको आपके एग्जिस्टिंग यूएन अकाउंट को मेंटेन कर लेती है। अच्छा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपना प्रोविडेंट फंड नंबर दे दीजिए। इसके साथ साथ आपने अपनी प्रीवियस जॉब से कब एग्जिट लिया था, क्योंकि वो अपडेट कर देते हैं डेटा, तो वो अगर आप दे देंगे तब भी आपको ये फॉर्म 11 का डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। फिर अब आपको अगला हमें ये देखना है कि जो हमें टैक्स मिलता है ऑन अर्ली विड्रॉल। तो देखिए क्या हो रहा है कि एक इंकरेज करने के लिए नहीं, ये एक वॉलेंट्री आप जमा कर सकते हो, ज़्यादा जमा करोगे तो वो अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। अब इन्हें डिस्करेज करने के लिए कि लोग पैसा पहले ना निकालें, इसके लिए उन्होंने टैक्स लगा रखा है कि आप पीएफ से पैसा अगर 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस नहीं करते हैं तो ये टैक्स इम्प्लीकेटेड होगा। वैसे तो ये टैक्स फ्री है, लेकिन एज़ पर द रूल अगर आप 5 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस अगर आप करते हैं, नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने भले एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने कर करके भी इसके बाद आप 2 साल नौकरी करने के बाद कहते हो कि नहीं अब हमको भाई साहब अपना पैसा वापस चाहिए, तो वो आपको पैसा तो आपका है भाई, आपको देगी, बट उससे वो टैक्स काट के देगी। तो ये क्या हो जाता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, इम्प्लाई करेगा टैक्सेस पे। द टोटल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अर्न विल गेट टैक्सेबल इन अ ईयर ऑफ विड्रॉल। जैसे कि भाई आपको 5 साल है, आपने 4.5 साल में ही पैसा निकाल लिया, तो आप ये मान के चलिए कि 4.5 साल तक में जो आप जिस साल पैसा निकाल रहे हैं उतना आपसे विड्रॉल के टाइम पे ये टैक्स वसूलेंगे, टैक्स लग जाएगा। टैक्स वसूलेंगे क्या, ये टैक्सेबल है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 80C ऑन वन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी एडेड टू वंस इनकम इन। ये जो आप डिडक्शन 80C में मांगते हैं ना, कई डिडक्शन 80C 80D होते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो बहुत भली भांति अवेयर होंगे। टैक्स एग्जेम्प्ट करते हैं ताकि थोड़ा इनकम टैक्स कम हो जाए उनका इधर उधर इन्वेस्ट करके, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके इनकम ऑफ द ईयर में, इनकम इन ईयर ऑफ विड्रॉल ऐड हो जाएगा। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ओन अकाउंट ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू टैक्स। तो इसमें लिखा है जो इंटरेस्ट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वन ओन कंट्रीब्यूशन, ये टैक्स का है। मतलब कि वही जो पैसा आपने जमा किया, एम्प्लॉयर ने जमा किया, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सब पे टैक्स लगने लगेगा अगर आप 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस से पहले ही अपना विड्रॉल मांगते हैं। तो ऑन 1 जून 2016 फॉर TDS द लिमिट फॉर, ये एक थ्रेशोल्ड इन्होंने एक वो बना रखी है कि पीएफ विड्रॉल की जो लिमिट है वो पहले 30,000 से अब उन्होंने 50,000 कर दी। एंड TDS विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% प्रोवाइडेड
पैन कार्ड इज सबमिटेड, आपको पैन कार्ड का वो जो भी डिटेल सबमिट किया होगा, और जो आपका TDS जो टैक्स डिडक्शन और ये होता है ना, ये आपका 10% कटेगा। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये आपका 10% है, 10% पे लगेगा। और ये एक आपको और देखना है कि जो 1 जून से इन्होंने TDS की जो लिमिट है विड्रॉल की वो रेज़ की है, 30 से 50,000 कर दी है। तो ये गाइज आपका अपना ये था फॉर्म नंबर, यहाँ पे आप फॉर्म नंबर 11 समझ लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म है, जब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में छोड़ते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं, अदरवाइज अपना फिर प्रोविडेंट फंड नंबर दीजिए, क्योंकि वो सेटल कर देता है, वो एक अकाउंट में क्लियर कर देता है। एंड दूसरा, हमने पहले भी एक और फॉर्म देखा हुआ है, उस फॉर्म को बोलते हैं UN बेस्ड फॉर्म 19 फॉर विड्रॉल। तो अब ये फॉर्म्स को बहुत याद रखना, वो फॉर्म आपका 19 है, ये फॉर्म आपका 11 है, हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम देख लेते हैं कि एडवांसेस यहाँ पे क्या आप एक एज अ आपका जो पैसा जमा है, क्या आप उस एडवांस के तौर पे ले सकते हैं क्या, अगर आपको इमरजेंसी है या ज़रूरत है तो यस, डेफिनेटली अ बिग यस। क्यों? क्योंकि ये एडवांस जो है लोन नहीं है कि इस पे आपको इंटरेस्ट देना है या इस पे आपको क्या ही देना है, ये आप ही का पैसा है, आपको एडवांस में दिया जा रहा है, क्योंकि आपको ज़रूरत है। कब कब ज़रूरत है? जब आपको हाउस ख़रीदना हो या अपना होम लोन रीपे करना हो, आपकी मेडिकल नीड्स हैं, एजुकेशन के लिए, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। शुरू में भी देखा था, ये पैसा जमा ही क्यों करते हैं कि भाई जब आपको कोई कंटीजेंसी हो जिसके लिए आपको चाहिए तो भाई वो आपको देंगे, इसके लिए क्यों इंटरेस्ट लेंगे। तो ये एडवांस में पैसा लेना है। ऑल्सो वो लिख रहे हैं कि अमाउंट दैट यू कैन टेक एज एन एडवांस विल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, प्लस आपकी नंबर ऑफ ईयर सर्विस क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया ना नंबर ऑफ सर्विस के बारे में। तो ये एक वो पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं कि आप 5 साल से पहले नौकरी आपने 5 साल कंटिन्यूस सर्विस नहीं की और आप पैसा तो निकालना चाह रहे हो, बट वो टैक्स से डिडक्शन जो आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। एंड देन अगेन इसके लिए आपको एक फॉर्म UN बेस्ड होगा, जो कि UN फॉर्म 31। तो हमने 3 फॉर्म देख लिए, UN 11, UAN 19, UN 31। UN 19 में क्या था, जब आप विड्रॉल निकालते हो, 3 4 5 जो भी केस देखे हमने। 11 के लिए जब आप स्विच करते हो कंपनी, और 31 के लिए जब आप एडवांसेस निकालते हो, ये आप डायरेक्टली EPFO की साइट वही मेंबर इस सेवा में पोर्टल में जाके कर सकते हैं। ये वहीं के लिए जिसकी ऑफिशियल जो पोर्टल है, याद रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन वो रेज कर दें। एल्स यू में फाइंड फिल फॉर्म नंबर 31 एंड सबमिटेड थ्रू योर एम्प्लॉयर, या तो आप ये फॉर्म 31 भर के एम्प्लॉयर के थ्रू तमाम, तो उनकी सिग्नेचर चाहिए और क्या। ऑन फिर देन उन्होंने ये कहा कि 27 मार्च 2020 को, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि 27 मार्च 2020 द नॉन रिफंडेबल एडवांस कैन टेकन टू मीट द फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड टू पेंडेमिक। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है कि सडन जो कोरोना सर पे जैसा बम फटा हुआ है, ये पेंडेमिक ने सबकी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत वीक किया है। कंट्री के साथ साथ आपकी अपनी हर व्यक्ति की जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उसे कहीं ना कहीं जिनके घर हुआ है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मार्च 27 2020 पे नॉन रिफंडेबल एडवांस, मतलब कि ये एडवांस अमाउंट आप निकाल सकते हो किसी पेंडेमिक जैसे कोरोना वायरस के लिए उन्होंने वैसे भी एक स्पेशल ये रूल को निकाला है। तो ये आपकी, और ये जो स्पेशल, ये तो ये हो गया। देन आपका जो स्पेशल एडवांस है ये स्कीम हाउसिंग के लिए, EPFO हैज़ अलाउड their members, that is the contributory employees of provident fund scheme, to use 90% of EPF accumulation to make down payment to buy houses and use their account for paying EMI for home loans। guys यहाँ पर ये दे रहे हैं कि हमारा 90% का पैसा हम हमारे होम लोन्स को रीपे करने में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 90% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। गाइस ये समझिए कि गवर्नमेंट की योजना है ये घर वाली, सबको घर देने का जो एक प्रोविज़न है बाय 2020 उनका विजन है, जहाँ पे वो कुछ एग्जेम्पशन भी दे रहे हैं, टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे हैं अराउंड 1 आई थिंक 1.5 लाख करीब कुछ एग्जेम्पशन है। तो विलेजेस में भी यही चल रहा है।
एकदम से स्लिप हो चुका है, याद ही नहीं आ रहा है मुझे एकदम। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, कमेंट में बताइएगा कौन सी स्कीम है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगी ही। तो 90% ईपीएफ का आप अमाउंट, एक्यूमुलेशन अमाउंट आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना 90% पे। एक 90% पे आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट कब निकाल सकते हो, जब आप अपनी रिटायरमेंट के जो एज से बहुत पास, दैट इज़ 54 ईयर ऑफ एज अगर आपने अटेंड कर लिया, तब आपको मिलता है विड्रॉल के टाइम पे। और ये जो एडवांस मिलता है, ये स्पेशल एडवांस मिल रहा है एट द टाइम जब आप अपना होम लोन रीपे कर सकते हो। ठीक है, अगला है द ट्रांजेक्शन कैन बी मेड थ्रू, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्डर या प्रोमोटर या डेवलपर्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। देखिए सेंट्रल है, ठीक है, स्टेट है, ये गवर्नमेंट है, ये दोनों तो कर रहे हैं। प्लस कौन कौन कर सकता है, बिल्डर्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डर्स कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके प्रमोटर जो प्रमोट करते हैं ना, वो कर सकते हैं। प्लस डेवलपर जो कॉलोनी डेवलप करते हैं वो, ये इतने लोग कुल मिला के सेंट्रल स्टेट को अगर एक मानते हैं, तो रेस्ट 3 बिल्डर्स, प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स हैं। ओनली दोज मेंबर हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर एसपीएफ मेंबर विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। हाँ, ये आप यहाँ समझिए कि आपको कम से कम आपने प्रोविडेंट फंड में लगातार 3 साल पैसा तो जमा किया, तब आप जाके इस स्कीम के एलिजिबिलिटी आपकी होती है। प्लस इसके साथ एक और रूल है कि आप जिस सोसाइटी में, जहाँ पे आप होम लोन के पे करना चाह रहे हैं, उस सोसाइटी में एटलीस्ट 10 मेंबर्स की सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, 10 मेंबर्स की सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे आपको ये होम रीपे करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो और प्लस आपको हाउस रीपे करने के लिए क्या है कि एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एज अ आपको पीएफ का मेंबर होना चाहिए। सेकंड, आप 90% एक्यूमुलेटेड अमाउंट आप पे कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड में आपका इंटरेस्ट अमाउंट नहीं इंक्लूड है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड में आपका बस वही बेसिक वेज, रिटेनिंग और डियरनेस अलाउंस, ये इतने अलाउंस है। रिटेनिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस का 90% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। एंड ये आपके और आप उस सोसाइटी में 10 या उससे एटलीस्ट 10 मेंबर्स की वो सोसाइटी हो, एक रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी एक्ट है वो भी, उसके अंडर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, और उसमें कम से कम 10 लोग मेंबर हो। ऐसा नहीं हो कि कॉलोनी में खाली एक ही है, खुद को रजिस्टर करा के भैया हम तो यही हैं, हमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 10 मेंबर्स की वो सोसाइटी हो, प्लस वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और आपका ये, अब देखिए कुछ हम और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वीडियो में नहीं लिखा है क्योंकि अब हम इतना डिस्कस कर चुके थे, तो ये जस्ट गेस वर्क है कि ईपीएफ का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। टैक्सेबल वो कब होगा, जब आप 5 ईयर के कंटिन्यूस सर्विस के बिना निकालोगे। ठीक है, ये जो है ये ट्रिपल ई स्टेटस एंजॉय करते हैं। व्हाट इज़ ट्रिपल ई, तो ये आप याद रखना कि ट्रिपल ई मीन्स क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछता है in reference of EPFO, तो you must know that triple E means exempt, exempt and exempt। क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्पशन है, तो इसके हम लिखेंगे कि ये exempt होता है, दैट इज exempt, exempt, exempt 3 times। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड गाइज। ठीक है, तो और अगर आप काम करना छोड़ देते हैं, दैट इज़ बट ऑब्वियस कि ना एम्प्लॉयर रहेगा ना आप एम्प्लॉय रहेंगे, पैसा जमा होगा नहीं। 60 दिन के अंदर तो आप अपना पैसा भी निकाल सकते हो पूरा, तो भाई ईपीएफ के आप मेंबर रह नहीं गए। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, हमने ईपीएफ के बारे में सीख लिया। हाँ, एक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मुझे आपको एक बेसिक इनकी कैलकुलेशन बतानी है, क्योंकि वो भी भाई बहुत ज़रूरी है। तो हम एक छोटा सा फटाफट एक कैलकुलेशन मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ भी रखा है कैलकुलेशन के लिए, कि भाई ये आपका जो 12% का मैंने वहाँ लिया भी था एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे एक हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे उससे मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने ईपीएस में आपका जो आप पैसा जमा करते हो ना 12% के रेट पे, तो उसका 8.33
परसेंट पैसा आपके ईपीएस में चला जाता है। जब हम ये नेक्स्ट वीडियो में ईपीएस देखेंगे, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तो ये आपको अलग से ईपीएस में पैसा नहीं देना पड़ता, ये 8.33% इसमें ही चला जाता है। सो हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल, जैसे वो पहले लिया था ना कि ये 10,000 रुपीज़ है, तो इस 10,000 का अगर आप 12% देते हैं तो दैट कम्स टू 1200 आता है, इंटू 2 करके 2400 का आपका पर मंथ जाता है। ये हमने निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट वो कम की होगी तो अगेन 10,000 का, ये आपका 10,000 का लेके आप 10% लोगे तो 1,000 करके 2,000 रुपये जाता है। लेकिन इसका 8.33% पैसा कहाँ चला जाएगा? आपका 8.33 पैसा चला जाएगा उसमें, आपके ईपीएस में। तो जैसा कि मैं डायरेक्टली आपको एक कैप समझा सकती हूँ एक इस टाइप से, कि ये आपको ध्यान भी रखना है ना गाइस, कि ये मंथली स्कीम्स में जो पैसा जाता है वो कैसे जाता है। मान लीजिए कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है दैट इज़ 15,000, आप 15,000 से नीचे हैं तो डेफिनेटली आप उधर जाएंगे। तो जो 50,000 का अगर आप 8.33 निकालेंगे ना पैसा, तो दैट इज़ आपके 12, उससे जो पैसा जाएगा तो 1250 आपके ईपीएस में चला जाएगा, ठीक है। 15,000 का अगर आप 12% निकालेंगे तो उसका 8.33 1250 रुपये आपका ईपीएस में जाएगा। अभी हम ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैप भी डायरेक्टली हो सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि 15,000 ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे। ये आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसको मैंने आज जल्दी निपटाया है, वेरी शॉर्ट में। एक क्विक रिविज़न हम फटाफट ले लेते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये फटाफट समझ लीजिए स्कीम्स के बारे में, कि ये ईपीएफओ कब आई थी, इसका सेटअप क्या था, ये पहले किस नाम से थी। नाउ दिस एक्ट इज़ नोन एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। यूएन फॉर्म याद रखिए कि 1911 एंड 31 हमने देखा है। 19 क्यों देखा? जब हम विड्रॉल के लिए देखते हैं। 11 हमने क्यों देखा? न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जब आप कंपनी चेंज करते हो, ठीक है। एंड फॉर्म 31 आप तब लेते हो जब आपको अपना एडवांसेस निकालने रहते हैं। आपका इसमें बेसिक जो पॉइंट था कि ट्रस्टी में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये तो ऐसे ही रट जाएगा क्योंकि हर जगह यही होगा। ईपीएफ स्कीम में आपकी एप्लीकेबिलिटी 20+ मोर किया था, बट इन स्पेशल केसेस 10 और उससे नीचे के भी लोग ले सकते हैं। बट जहाँ पर 20+ मोर है वहाँ पर जो स्टैचुटरी रेट है कंट्रीब्यूशन का दैट इज़ 12%। बट वेयर 20 और लेस एम्प्लॉयर या एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे 10% ही स्टैचुटरी रेट है। एम्प्लॉय चाहे तो ज़्यादा रेट जमा कर सकता है। इसको हायर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इस बाय एम्प्लॉयर और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये इंकरेज करती है, इसलिए ये टैक्स फ्री है। बट वही अगर आप 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस से पहले पैसा निकालते हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको ये डिस्करेज कर रही है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है। तो वहाँ पर वो टैक्स डिडक्शन TDS लगता है एट सोर्स, ठीक है, वो भी 10% पे लगता है। तो गाइस परसेंटेज पे बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। 1 या 2 बार वीडियो देखोगे आप तो डेफिनेटली पॉइंट्स बना लेना, डेफिनेटली आप जल्दी से ग्रैब कर लोगे। पार्शली विड्रॉल में आपका नियरिंग वही जो हमने विड्रॉल के सारा देखा, मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हैव ए नाइस डे गाइस। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और भी इम्प्रूव करूँगी या जो भी आपको लग रहा हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस। और आपके पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, तो कीप सपोर्टिंग मी इन द सेम वे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड ऑल्सो। एंड गाइज कुछ लोग हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आई डोंट नो वाई, बट गाइज आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझेंगे। मैं कोरिलेट करती चलती हूँ पॉइंट्स को। इनकेस आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।